हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक। दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल फिजिक्स फैक्ट बाय अभिषेक सेट में। दोस्तों आज के लिए जो हम लोग का टॉपिक है वो केमिस्ट्री का पार्ट 14 है। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2018 मैथमेटिक्स ग्रुप में पूछे गए केमिस्ट्री के प्रश्न नंबर 31 से 40 तक के लिए। तो ज्यादा टाइम न गवाते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल से जुड़े रहिए। आइए क्वेश्चन है, जेमिनल डाइहैलाइड इज। जेमिनल डाइहैलाइड है इनमें से चारों में से। ऑप्शन दे दिया Br CH2 CH2 CH2Br CH2Cl CH2Br CH3 CCl2 CH3 CH3 CHBr CH2Br। अच्छा, जो इस ऐसे क्वेश्चन जब आए ना तो सबसे पहले आपको जनरल फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जेमिनल डाइहैलाइड का जनरल फॉर्मूला क्या है। तो जो आपका जनरल फॉर्मूला है मतलब सेम कार्बन से दो हैलोजन ग्रुप जुड़े होने चाहिए। अब यहां पर ये वाला इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला इससे जुड़ा हुआ है, तो ये ऑप्शन खत्म। यहां भी दो अलग अलग से हैं, ये खत्म। यहां भी दो अलग अलग से हैं, खत्म। एक यही है जिस कार्बन से दो हैलोजन जुड़े हुए हैं, वो भी एक ही कार्बन से। देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, CH3 C Cl Cl CH3। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है, क्लोरीन हैलोजन ग्रुप में आता भी है। इस वजह से हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटी नॉक इन पेट्रोल फ्यूल। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोल ईंधन में अपस्फोट रोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है टेट्रा एथिल लेड, बेसिक लेड सल्फेट, बेसिक लेड क्रोमेट और लेड टेट्रा एसीटेट। ठीक है भाई, हिंदी वालों के लिए भी यही है। ठीक है कि टेट्रा एथिल लेड, बेसिक लेड सल्फेट, बेसिक लेड क्रोमेट और लेड टेट्रा एसीटेट। तो भाई आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे पेट्रोल जो है वो एक अपस्फोटिक ईंधन है। मतलब वो जब जलता है तो उसमें से नॉक आती है। जो इंजन है वो जब उसको यूज करता है तो उसमें से आवाज निकलती है, जैसे पटाखे छोटे छोटे छूटते हैं इस तरह से। लेकिन हम लोग पेट्रोल में एक सब्सटेंस मिलाते हैं जो उसकी इस जो अपस्फोट हो रहा है, जो उसमें नॉक्स हो रहा है, उसको रोकता है। और वो जो है सब्सटेंस वो आपका है टेट्रा एथिल लेड। टेट्रा एथिल लेड, ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ ऐसा कुछ अलग है नहीं, वन लाइनर क्वेश्चन है, इसलिए इसको सिर्फ इतना ही बताता हूं। तो जो इसमें डिस्कस करने वाला रहता है उसमें डिस्कस किया जाता है, नहीं तो फिर आपको वन लाइनर है। तो इसको याद रखिएगा कि टेट्रा एथिल लेड जो है वो पेट्रोल ईंधन में अपस्फोट रोधी या एंटी नॉक की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिसरॉल इज। ग्लिसरॉल है प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। तो ग्लिसरॉल जो है वो आपका ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल है। अच्छा, क्यों? अभी ग्लिसरीन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे लास्ट वीडियो में, या सेकेंड लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि ग्लिसरीन का फॉर्मूला क्या होता है। मैं यहां से फिर लिख दे रहा हूं, आप लोग देखिए, CH2OH CHOH CH2OH। तो भैया इसमें 3 एल्कोहलिक ग्रुप लगे हुए हैं जिसे हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। तो ये 3 OH होने की वजह से ये ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट विच इज नॉट गिवन बाय एसीटोन। तो इसका आंसर लिख देता हूं, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। टेस्ट विच इज नॉट गिवन बाय एसीटोन इज, वह परीक्षण जो एसीटोन द्वारा नहीं दिया जाता है।
ऑप्शन है 2, 4 DNP टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, ब्रोमोफॉर्म टेस्ट और सिफ्ट टेस्ट। तो आप जानते हैं कि जो सिफ्ट टेस्ट होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन का परीक्षण करने में, मतलब अगर एल्डिहाइड और कीटोन मिले हुए हैं तो उनको अलग अलग करने में या उनकी पहचान करने में इसका यूज होता है। क्यों? क्योंकि शिफ्ट टेस्ट के साथ जो एल्डिहाइड है वो तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता है, यानी कीटोन जो है वो शिफ्ट टेस्ट के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं देता। तो हम लोग ये कह सकते हैं टेस्ट विच इज नॉट गिवन बाय एसीटोन इज शिफ्ट टेस्ट। ओके, जो शिफ्ट टेस्ट है वो उसमें एसीटोन जो रहता है वो ऑक्सीडाइज ही नहीं होता, इस वजह से वो शिफ्ट टेस्ट को नहीं देगा, और जब उसमें कोई चेंजिंग ही नहीं आएगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या चीज़ है। ओके, अगर एल्डिहाइड रहता तो ऑक्सीडाइज हो जाता। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा, शिफ्ट टेस्ट। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड द रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इट बिलोंग टू। हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम वर्ण क्रम पहले खोजा गया और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से संबंधित है। यह किससे संबंधित होगा? ठीक है, ऑप्शन है लाइमन यूवी रीजन से, यानी यूवी क्षेत्र से, पराबैंगनी क्षेत्र से, लाइमन दृश्य क्षेत्र से, बामर दृश्य क्षेत्र से और बामर यूवी से। तो आपको पता है कि सबसे पहले फिजिक्स में मैंने आपको बताया बहुत बढ़िया से कि सबसे पहले जो ढूंढा गया था वो बामर था। ठीक है, बामर स्टडी की रेखाएं सबसे पहले ढूंढी गई थी। उसके बाद फिर लाइमन जो आपका इंफ्रारेड में बिलोंग करता है, सॉरी IR में बिलोंग करता है, फिर उसके बाद सारी चीजें यूवी में। तो सबसे पहले जो है वो आपका ढूंढा गया था बामर, वो भी विजिबल रीजन में। ये विजिबल लाइन की स्पेक्ट्रम होती है बामर स्पेक्ट्रम। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 0 पोटेंशियल एनर्जी विल हैव एन एसोसिएटेड वेवलेंथ ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg दिया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन जिसकी गतिज ऊर्जा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तथा स्थितिज ऊर्जा 0 है, इस इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंगदैर्घ्य होगा। तो देखो, डी ब्रॉगली ने यह बताया था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ एक वेव, उसके साथ एक तरंगदैर्घ्य जो है वो संबंधित होती है, उसको बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड उन्होंने जो दिया था वो आपका था लैम्डा इक्वल टू h/2m और EV था, लेकिन यहां पर एनर्जी जो है वो 100 EV है, तो इसको हम लोग केवल K लिख दें गतिज ऊर्जा के रूप में। फिर क्या करना है, 6.6 × 10⁻34 और ये दे दिया 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अड़तालीस, इकतीस और 17 कितना हो गया, 48। और ये सब है रूट में। ठीक है, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.22 × 10⁻10 मीटर के आसपास आएगा, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि 1.22 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन में
1.22 इंटू 10⁻10 एंगस्ट्राम भी दिया हुआ है और 1.22 इंटू 10⁻10 मीटर दिया हुआ है। तो भैया 10⁻10 मीटर ही तो एंगस्ट्राम होता है। इसका मतलब कि अगर ये नहीं देख लेना कि भाई एंगस्ट्राम में लाना है और 10⁻10 यहां तक तुम्हारा सॉल्व करने पर आया, क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूनिट को अंतिम में लगाते हैं। पहले सारी जो आपका ये वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू वो रख के सॉल्व करते, लास्ट में यूनिट लगा देते। तो ये ध्यान रखना कि ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो आपकी जो है एसआई सिस्टम में दी हुई है, इसलिए जो आपका लेंथ आएगा वो वेवलेंथ वो मीटर में आएगा। अब आप अगर उसको चाहो तो अगर एंगस्ट्राम में कन्वर्ट करना है तो 10⁻10 मीटर को एक एंगस्ट्राम लिख सकते हैं। ओके, क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एलिमेंट A and B combine to form AB2 and A3B2 when 0.1 mole of AB2 weight 10 gram and 0.05 mole of A3B2 weight 9 gram atomic weight of A and B are respectively। तत्व A और B AB2 तथा A3B2 के रूप में समायोजित होते हैं जब 0.1 मोल AB2 का भार 10 ग्राम तथा 0.05 मोल A3B2 का भार 9 ग्राम हो तो A तथा B का अणुभार होगा। अच्छा देखो, मोल दिया हुआ है और भार दिया हुआ है, तो फॉर्मूला आपको पता है, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास में लिख दे रहा हूं, अगर मॉलिक्यूलर मास लिखना है तो मॉलिक्यूलर मास भी आप लिख सकते हैं। यहां से एटॉमिक मास क्या होगा, यानी अणुभार इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोल। ठीक है, अब एक बार हमें AB2 का मास निकालना है, तो AB2 का कितना दिया हुआ है 10 ग्राम और कितना मोल है 0.1, यानी इसको 100 यूनिट मान सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो 100 यूनिट आ जाएगा। इसी तरीके से A3B2 का निकाल लीजिए, 9/0.05 आ जाएगा 180 यूनिट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक मोल जो है वो आपका A और 2 मोल B मिलकर 100 यूनिट है, और यहाँ 3 मोल A और 2 मोल B मिलकर 180 यूनिट है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, A का मास प्लस 2 मोल B का मास मिला के 100 ग्राम है, 100 यूनिट, और यहाँ हो गया 3A और 2B इक्वल टू 180 यूनिट। क्या कर दो, माइनस कर दो सबको, ये खत्म हो जाएगा, यहां से आएगा माइनस 2A इक्वल टू -80, A इक्वल टू कितना आ गया भाई 40। अब किसी एक में आप पुट कर लो, इसी वाले में पुट कर लीजिए, तो ये उधर जाएगा, तो B की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30। A की वैल्यू, A का जो मॉलिक्यूलर मास है या अणुभार है वो 40 यूनिट आएगा और B का 30 यूनिट आएगा। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन प्रिमिटिव FCC? एक घन के ऊपरी मौलिक सतह पर अणुओं की संख्या प्रति यूनिट सेल होगी। तो जो प्रिमिटिव FCC होता है उसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा। क्या हो गया, इसके ऊपरी सतह की बात हो रही है भाई, एक यहां, एक यहां,
एक यहाँ और एक यहाँ। इस तरह से टोटल कितने अणु की संख्या हो गई? 4। ओके, तो एफसीसी के जो आपके ऊपरी संख्या में ऊपरी सतह पर जो अणुओं की संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 4। टोटल नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इन प्रिमिटिव एफसीसी के ऊपर ऊपरी लेयर पर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम 4। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज? निम्न में से कौन सा तत्व अनुचुंबकीय है? तो भाई अनुचुंबकीय का मतलब ये होता है कि उसके मतलब उसके में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो ऑड नंबर हो, ठीक है, इवन नहीं हो, यानी पेयरिंग न बन पाए, तो वो आपका अनुचुंबकीय पदार्थ बनाएगा। अब इसमें ये वाले ऑप्शन में आप देखिए, ये न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब इसका जो है इस पर जो इलेक्ट्रॉन वगैरह होगा ये आपका कह सकते हैं कि सम संख्या में होगा। और ये Cu है 29, उसमें से 2 निकल जाएगा अगर तो 27 हो जाएगा, और 27 ऑड नंबर है, इस वजह से आपका ये ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा कि CuNH3 2+। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 100 ml of 0.01 molar solution of CuNH3, यहाँ NH3 है, NH4Cl2Cl, an excess of AgNO3 is added. The number of moles of AgCl precipitated will be 100 mole CuNH3,4Cl2Cl के 0.01 मोलर घोल में AgNO3 को अधिक मात्रा में मिलाया जाता है और छेप में AgCl के मोलों की संख्या होगी। तो पहले ये देख लीजिए कि ये टूटेगा तो बनाएगा कैसे। मतलब एक ही क्लोरीन निकल रहा है। अब यहां से नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल, तो भाई मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोलैरिटी यानी मोलरता गुणे आयतन वॉल्यूम। मोलरता कितनी दे रखी है? 0.01, और आपका वॉल्यूम 100 ml है, उसको लीटर में बदलेंगे तो 0.1 लीटर आ जाएगा। यहां सॉल्व करने पाएगा 0.001 मोल इतना आएगा। अब यही देखो Cl का इतना मोल ही रिलीज हुआ है, और यही तो AgNO3 के साथ रिएक्शन करके AgCl बनाएगा, तो जितना मोल होगा उतने मोल Ag के साथ जुड़ेगा, यानी AgCl के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl विल बी 0.001, इतना हो जाएगा। ओके, तो पार्ट 14 जो है वो समाप्त हो गया है। अब इसके बाद हम लोग पार्ट 15 पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।